नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग ठोसों के संयोजन का आयतन के ऊपर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ठोसों के संयोजन का आयतन से। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के ठोसों के आयतन किस प्रकार को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने में हमने दोनों घटकों यानी दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा नहीं था, क्योंकि इनको मिलाने की प्रक्रिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुछ भाग लुप्त हो गया था। परंतु आयतन को ज्ञात करने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। ओके दोस्तों, तो हमें इसमें दोनों ठोसों के आयतनों को निकाल के जोड़ना भी पड़ सकता है, जैसा कि हम लोग अभी प्रश्नों में करना सीखेंगे। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के अनुसार बनी आकृति को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक अर्धगोला दिया हुआ है और उसके ऊपर एक शंकु खड़ा है। ओके दोस्तों, इसमें दिया हुआ है जो शंकु की त्रिज्या है और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, और शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों जब हमारी अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब हमें दोस्तों आयतन निकालना है दिए गए ठोसों का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो ठोस दिए गए हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो अगर हम अर्धगोले के आयतन के अंदर शंकु के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे दिए गए ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा दिए गए ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन जमा शंकु का आयतन। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r की घात 3 जमा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h। ओके दोस्तों, अब हमने इसके अंदर इनका मान रखा। जब हमने मान रखा तो हमें ज्ञात हुआ 2/3 गुना पाई गुना 1 गुना 1 गुना 1 जमा 1/3 गुना पाई गुना 1 गुना 1 गुना 1। अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ओके दोस्तों, अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें ज्ञात हुआ 2 पाई जमा 3 पाई भाग 3 बराबर हुआ 3 पाई भाग 3 के। यहाँ से हमने इस 3 को इस 3 से काट दिया तो हमें ज्ञात हुआ पाई सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो हमारे पास दिए गए ठोस का जो आयतन आया पाई सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर घन
लोहे का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 8 ग्राम दिया हुआ है। और इधर प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि हमें पाए का मान 3.14 लेना है। तो दोस्तों आकृति के अनुसार हम लोग प्रश्न को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास ये आकृति दी हुई है, इसमें दिया गया है कि आधार पर बने बेलन की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर बनी आकृति में देख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, और आधार पर जो बना बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है। और अगर हमें इस आधार पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच। ओके दोस्तों, अब हमने इस बेलन के आयतन के सूत्र के अंदर इसका मान रखा तो हमारे पास आया 3.14 गुना 12 गुना 12 गुना 220, जो कि इस बेलन की ऊंचाई दी हुई थी। ओके दोस्तों, जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 9,9,4,7,5.2 सेंटीमीटर घन, यानी 99,475.2 सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, इस बेलन का आयतन हमारे पास इतना आया। अब हमें ऊपर बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले बेलन की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है और जो ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके दोस्तों, और अगर हमें इस बेलन का आयतन निकालना है तो इसका भी सूत्र क्या होता है, पाई आर वर्ग एच। अब हमने यहाँ पे जो आर लिया है वो हमने कैपिटल आर लिया है। ओके दोस्तों, ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो सके। अब हमने इसका मान रखा, पाई की जगह हमने 3.14 गुना आर यहाँ पे यानी त्रिज्या दी हुई थी 8 गुना 8 और ऊंचाई यहाँ पे दी हुई थी बेलन की 60 सेंटीमीटर, तो गुना 60। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 12,057.6 सेंटीमीटर घन। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले बेलन का जो आयतन है वो कितना है, 12,057.6 सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, अब हमें अगर पूरे स्तंभ यानी इस पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले बेलन के आयतन के अंदर जो उसके ऊपर बना बेलन है उसके आयतन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन हुआ बराबर आधार पर बने बेलन का आयतन जमा ऊपर वाले बेलन के आयतन के बराबर। तो हमने जब दोनों के मानों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 1,11,532.8 सेंटीमीटर घन। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब हमें पूरे लोहे का स्तंभ का आयतन ज्ञात हो गया। लेकिन इस प्रश्न में हमें आयतन निकालने के लिए नहीं कहा था। आइए प्रश्न को दोबारा से देखते हैं। इसमें हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर घन में जो द्रव्यमान होता है वो 8 ग्राम होता है। तो दोस्तों लोहे का जो द्रव्यमान है 1 सेंटीमीटर घन में कितना है, 8 ग्राम। तो हमारे पास जो आयतन आया पूरे बेलन का वो कितना आया, 1,11,532.8 सेंटीमीटर घन। अगर हमें इसका द्रव्यमान निकालना है तो इसको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने किया 8 गुना 1,11,532.8 ग्राम। ओके दोस्तों, इसको गुना करने पे हमारे पास आया 892.26 किलोग्राम। अब हमने यहाँ पे इसको करने के बाद 1000 से भाग भी दिया क्योंकि अब हमने ग्राम को किलोग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। इतना दोस्तों आप लोग कर ही सकते हो। ओके दोस्तों, तो हमारे पास इस लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस में जो ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। आइए दोस्तों पहले हम इतने प्रश्न को पढ़ के इसकी आकृति को दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक ठोस जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धगोले पर
आरोपित है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु आधारित है, ओके दोस्तों, जिसमें अर्धगोले की त्रिज्या जो है और जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, दोनों की बराबर है, यानी 60 सेंटीमीटर है, ओके दोस्तों। और यहाँ पे हमें शंकु की ऊंचाई दी हुई है जो कि है 120 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों अब हमारे पास शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, ओके दोस्तों। अब हमें यहाँ से अर्धगोले की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। यहाँ तक हमने प्रश्न को पढ़ा और यहाँ तक हमने पढ़कर इसकी आकृति बना ली। अब आगे ये कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली की स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, तो हमें वो आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हम इस ठोस को एक लंब वृत्तीय बेलन के अंदर डाल दें जो कि तली को स्पर्श करे, तो दोस्तों हमने इसको एक बेलन के अंदर डाला जो कि इस ठोस के तली को स्पर्श कर रहा है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेलन की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है और इस पूरे बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है, ओके दोस्तों। अगर हम शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई को जोड़े तो हमारे पास क्या आ रहा है, 180 सेंटीमीटर, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, 180 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है कि इस बेलन में शेष पानी का जो बचा हुआ आयतन है वो हमें ज्ञात करना है। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। अर्धगोले की जो त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, तीनों की त्रिज्या हमें क्या दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। और शंकु की ऊंचाई हमें यानी छोटा h हमें 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई जिसको हमने बड़ा h के नाम से दर्शाया हुआ है वो हमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके दोस्तों। अब हमें बेलन के शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। उसको निकालने के लिए हमें उस बेलन के आयतन में से उस ठोस का आयतन माइनस करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। आइए तो दोस्तों बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस के अंदर हमें अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को निकालना पड़ेगा। अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन को अगर हम जोड़ देंगे और बेलन के आयतन के अंदर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेलन के शेष पानी का आयतन, ओके दोस्तों। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग बड़ा H, ओके दोस्तों। और यहाँ पे अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग H, ओके दोस्तों। आइए अब हम इस सूत्र के अंदर इसके मान को रखते हैं, ओके दोस्तों। यहाँ पे आया हमारे पास पाई 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 180 माइनस 2/3 गुना 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 60 जमा 1/3 गुना 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 120, ओके दोस्तों। अब हमने जब इसको हल किया तो हमने देखा कि 22/7 गुना 60 गुना 60 इन तीनों में ही है, ओके दोस्तों। तो हमने इसको बाहर उभयनिष्ठ ले लिया। जब हमने बाहर 22/7 गुना 60 को उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास अंदर आया 180 माइनस 2/3 गुना 60 माइनस 1/3 गुना 120, ओके दोस्तों। अब हमने इसे आगे हल किया तो हमारे पास आया 180 माइनस इसको हल किया तो हमारे पास आया 40 और इसको हल किया तो हमारे पास आया 40। आगे हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 100, ओके दोस्तों। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 69,20,000 भाग 7 सेंटीमीटर घन,
ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमें ये पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर घन के अंदर 100 सेंटीमीटर घन होता है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर घन को मीटर घन में बदलना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 लाख। 1 मीटर घन बराबर हुआ 10 लाख सेंटीमीटर घन के। अब हमने इसको सेंटीमीटर घन में बदलना है तो हमने इसको 10 लाख मीटर घन से भाग दे दिया। जब हमने इसको भाग दिया तो हमने देखा इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कट रही है और यहाँ पे हमारे पास उत्तर आया 1.131 मीटर घन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा ठोसों के संयोजन का आयतन किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे एक ठोस का एक प्रकार से दूसरे प्रकार के अंदर रूपांतरण। अगर आपको और भी अतिरिक्त प्रश्नों को जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 10वीं की बुक का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।